हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्विश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के फिज़िक्स के PYQ और हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्या बोल रहा? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertically upwards directed electric field। तो ऐसी ऊपर की तरफ डायरेक्शन करने वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है ऊपर से नीचे। ठीक है ना, क्या गिर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैसी थी? ऐसी थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? ऐसी हो गई। कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। अब प्रोटॉन को हम यहाँ से गिरा रहे हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन को गिरा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था ना, यहाँ पर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए E और प्रोटॉन के लिए P। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, दोनों के टाइम का कैलकुलेशन करना है कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है, कि कैसा क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्रेविटी की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है, तो हम सिंपल फोर्स से इक्वेट करेंगे। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बैलेंस कंडीशन होगी तो उस पर ये जो गिर रहा है ये एक्स चल रहा है एक तरह से, ठीक है ना, चलेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? सिंपल फोर्स, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब दोनों फोर्सेस को इक्वल करेंगे, चलने वाले फोर्स या मोशन वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। मोशन वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? Q है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। ठीक है ना, तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE बाय M हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? h डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना, टाइम का कैलकुलेशन करना है तो टाइम के कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें टाइम आता हो और डिस्टेंस भी आता हो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस h दिया है, तो s के जगह हम h यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट से फॉल करती है, रेस्ट से फॉल करेगी तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिख दो, प्लस हाफ a का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, QE बाय M। ठीक है, और टी स्क्वायर एज इट इज़ रखोगे। हमें t का वैल्यू चाहिए तो t देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 0 से, ये तो 0 हटा ही देते हैं, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा QE बाय M और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2m हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू क्या कर दो? ऊपर कर दो। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2mh इज इक्वल टू QE और टी स्क्वायर। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, QE चला जाएगा नीचे, तो ये जाएगा 2mh डिवाइडेड बाय QE इज इक्वल टू टी स्क्वायर। थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर स्क्वायर है, वहाँ चले जाएगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट, तो 2mh डिवाइडेड बाय QE। अब देखो, टाइम पीरियड जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। हाइट क्या है? दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट है। ठीक है ना, और चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होता है? लगभग सेम होता है। तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा टू जो है, टू भी कांस्टेंट हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? मास हो गया। जिस पार्टिकल का मास क्या होगा? कम होगा। मास कहाँ आ रहा है? न्यूमरेटर में आ रहा है, तो जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा? कम, और जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमारे पास दो पार्टिकल थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है कम और प्रोटॉन का मास होता है ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? कम टाइम लगेगा एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन से।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा हमारा आया हुआ है 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एज शोन इन द फिगर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इसका माइनस चार्ज और ये इसका प्लस चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट है P। अब क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा तो P पॉइंट पर पोटेंशियल दो चार्जेस के कारण होगा, एक इस पॉजिटिव चार्ज के कारण और एक इस नेगेटिव चार्ज के कारण। अच्छा, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो टोटल पोटेंशियल क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो V ऑफ माइनस Q का पोटेंशियल और प्लस V ऑफ प्लस Q का पोटेंशियल। ठीक है ना, माइनस Q के चार्ज के कारण पोटेंशियल P पर और प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल P पर, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो V टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो माइनस लगाओ, K Q डिवाइडेड बाय R होता है डिस्टेंस। ठीक है ना, के क्यू बाय आर। अब जरा डिस्टेंस देखो क्या होता है, डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5, दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 5 कितना हो गया 8। एक और बात, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा। प्लस फिर से के क्यू, फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक बचा कितना 5 - 3 कितना हो जाएगा 2। फिर से सेंटीमीटर में है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो ये हो जाएगा V टोटल इज इक्वल टू, देखो जरा कॉमन क्या क्या निकल रहा है, के क्यू 10⁻⁻2 10⁻⁻2 निकाल लो, के क्यू अपॉन 10⁻⁻2 निकाल लिया, बचेगा कितना, माइनस साइन है यहाँ पर, ठीक है ना, 1/8 और प्लस साइन यहाँ पर है 1/2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा V टोटल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 10⁻⁻2। जरा एलसीएम तो लो, 2 और 10 8 का एलसीएम 8 आ गया, 8 1 सा 8 और 2 4 सा 8। 4 - 1 भैया कितना आता है, 4 - 1 होता है 3। ठीक है ना, पक्की बात। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 इधर कर दो और ये हो जाएगा 3/8। ठीक है ना, थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं तो 3/8 के क्यू और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 और वोल्ट। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी इतना पार्ट दे के रखा कि इतने फॉर्म में चाहिए, तो 10⁻2 को हटा दो, 10⁻2 को हटा दोगे तो कितना बचा 3/8 के क्यू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/8 के क्यू या फिर क्यू के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में आया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन टू चार्ज +q। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O of the ring due to the charge at the point AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part इतना। ओके, तो अगर इस पूरी की पूरी रिंग को चार्ज देंगे तो हमें तो ये पता है, पक्की बात है कि किसी भी सरफेस के सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर, शेल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए के बी, मतलब ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है ए के बी वाला, ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई है बाहर की तरफ, +q चार्ज है ना, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 होगी जब बाकी बचे पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी
कितनी हो जाए, ई हो जाए, कितनी हो जाए, ई, तभी तो ज़ीरो होगा, क्योंकि इधर का ई को आप प्लस लोगे क्योंकि डायरेक्शन इधर है, और इधर के ई को आप माइनस ले लेना क्योंकि डायरेक्शन इधर है। ई कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो प्लस ई और माइनस ई, तो सेंटर पर मिलाकर कुल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया ना। तो बाकी बचे हुए कोई भी पार्ट, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर इतने पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बाकी बचे हुए पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, ई होगी, ठीक है ना। अब वैल्यू देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो ई ई, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो, ई अलोंग, अच्छा इसका डायरेक्शन भी दिया है ना, क्यों तो नहीं होगा, क्यों, ओके, ओके, क्या हो जाएगा, ई अलोंग ओके। बाकी बचे हुए पार्ट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई अलोंग ओके, ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है 2007 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखते हैं। अ हॉलो सिलेंडर हैज़ अ चार्ज Q कूलाम विद इन इट। एक हॉलो सिलेंडर है और इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है। इफ़ फाई इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस B। इस एरिए का जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई। इस पूरे बीच वाले पार्ट बी वाली रीजन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन इट्स वोल्ट मीटर। इसका फ्लक्स बताना है, ए का फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है। अगर हमने सपोज किया कि इसका फ्लक्स फाई ए है, ठीक है ना, और इसका फ्लक्स फाई सी है, और इसका फ्लक्स फाई रख लेते हैं बी का, ठीक है ना। तो फाई ए और फाई सी, इनका एरिया भी बराबर है और चार्ज का भी ये वैल्यू क्या है, बराबर है। तो दोनों के फ्लक्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फाई ए और फाई सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बराबर। और फाई बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, फाई दे के रखा है, ठीक है। इसका फाई फ्लक्स फाई बी सपोज कर लेते हैं और ये हो जाएगा फाई बी। अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम बोलता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल फ्लक्स हमारे पास 3 रीजन हैं, एक फाई ए, एक फाई बी और एक फाई सी। जरा देखो, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, यही तो टोटल फ्लक्स हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई बी की वैल्यू कितनी है, फाई, और फाई ए और फाई सी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमें पूछी किसकी है, ए की पूछी है, तो हम फाई सी की जगह फाई ए लिख देंगे क्योंकि ए की पूछी है। तो यहाँ हो जाएगा फाई ए की जगह फाई ए लिख दो, फाई बी की जगह फाई लिख दो, और फाई सी की जगह फाई ए लिख दो, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ए और फाई ए कितना हो जाएगा, 2 फाई ए और प्लस फाई, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इधर प्लस में है, उधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा फाई ए इज इक्वल टू 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट था, 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 2 point charges minus Q and plus Q are placed at a distance of L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity R varies. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरीज किसके प्रोपोर्शनल में कर रही है, R² R³ R⁴ या फिर R⁻6 के। तो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, क्या चीज़, E।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए इसके लिए, के क्यू बाय आर क्यूब ब्रैकेट में अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पर पी आएगा, पी बाय आर क्यूब, ठीक है ना। चलिए तो ई ये हटा दो, ये हटा दो, हमें तो आर से मतलब है ना, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।